बहुत दिनों से जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, वह इंतज़ार अब समाप्त हुआ। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने का जो आपका सपना है, वह अब साकार होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले वर्ष के प्रारंभ तक यह परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। अब आपको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनना है तो 2 परीक्षाओं को फेस करना होगा। एक तो प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पूर्णतया ऑब्जेक्टिव है और मुख्य परीक्षा पूर्णतया सब्जेक्टिव है। तो इस विज्ञप्ति से संबंधित जब से विज्ञप्ति आई है तब से कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि जो प्रारंभिक परीक्षा में 30 प्रश्न जीएस के आएंगे, उनके लिए कोई क्लास चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसी को डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके समक्ष हूँ। पहली बात तो यह कि 30 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के हैं उससे संबंधित क्लास चलेगी। अब वो 30 प्रश्न जो होंगे उनका महत्व क्या है, सिलेक्शन में उनका रोल क्या होगा, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होगी, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। फिर उसके से संबंधित जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर लें, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। जो लोग मानविकीय विषय के नहीं हैं, यानी मानविकीय विषय के इतर विषयों के जो प्रतियोगी हैं, उनके लिए यह जो 30 प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न हैं। इस 150 में 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे और 120 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे। 120 प्रश्न और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। तो जो लोग मानविकीय विषय से संबंधित हैं, वो इस सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसके एक बड़े पार्ट से टच में रहते हैं। जैसे वो इतिहास के टच में है, वो नागरिक शास्त्र के टच में है, वो इकोनॉमिक्स के टच में है, वो भूगोल के टच में है। तो इस सामान्य अध्ययन का एक बड़ा सिलेबस उनका तैयार रहता है। लेकिन जो मानविकीय विषय के नहीं है, जैसे जो गणित के हैं, जो विज्ञान के प्रतियोगी हैं, या जो व्यावसायिक शिक्षा के कॉमर्स के प्रतियोगी हैं, तो वहाँ वो इस सिलेबस से सामान्य अध्ययन के सिलेबस के बहुत टच में नहीं रहते हैं। तो मानविकीय विषयों की अपेक्षा उनका सामान्य अध्ययन थोड़ा सा कमज़ोर होता है। मैं अपेक्षा कह रहा हूँ क्योंकि मानविकीय विषय के छात्र प्रतियोगी का भी सामान्य अध्ययन कमज़ोर हो सकता है। ठीक, तो उनका ये कमज़ोर होता है। यहाँ जो एवरेज स्कोर होता है वो आपका 12 से लेकर 18 प्रश्नों के बीच होता है। जो अच्छे प्रतियोगी हैं, जैसे गणित की बात कर लें, तो गणित के जो अच्छे प्रतियोगी हैं वो 12 से 18 के बीच में जीएस को अटेम्प्ट करते हैं। तो 12 से 18 प्रश्न यहाँ अटेम्प्ट करते हैं, यानी यहाँ अभी 12 प्रश्न और करने की संभावना उनकी है। यानी 30 प्रश्नों में अभी 12 प्रश्न और वो यहाँ कर सकते हैं। तो 12 में मान लीजिए 5 प्रश्न ऐसे छोड़ दीजिए जो कोई ना कर पाए, फिर भी 7 प्रश्न यहाँ और किए जा सकते हैं। यहाँ से 7 प्रश्न और किए जा सकते हैं। विषय में आपने जो एवरेज स्कोर मान लीजिए गणित का 82 से 87 प्रश्न है, एवरेज अटेम्प्ट जो प्रतियोगियों का है 82 से 87 प्रश्न है। तो यहाँ वो विषय में मेहनत करेंगे तो बहुत करेंगे तो इस 87 को 90 कर सकते हैं। 87 से 90 करने में एड़ी चोटी का पसीना लगाना होगा, तब ये 87 से 90 होगा। तो यहाँ 3 प्रश्न की लीड आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप तो यहाँ आपको 7 प्रश्न की लीड मिल जाएगी। इससे कम मेहनत में आपको यहाँ 4 अधिक प्रश्न की लीड मिल जाएगी, जो कि आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए मानविकीय विषय से इतर विषयों के जो प्रतियोगी हैं उनके लिए यह जो 30 प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो विज्ञप्ति में तो इसका सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो पहली परीक्षाएं हुई हैं उस आधार पर इस जीएस सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है
उसको हम लोग डिस्कस कर लें। तो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें पहला एक जो बड़ा पार्ट है सामान्य अध्ययन का इतिहास से संबंधित। तो इतिहास से संबंधित जो सिलेबस है वह भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण काल, घटनाएं एवं व्यक्तित्व। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण काल, घटनाएं व व्यक्तित्व अब भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण काल, घटनाएं एवं व्यक्तित्व, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो महत्वपूर्ण काल जो होंगे, जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण काल हैं जिनकी बात हम लोग करेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग सैंधव काल की बात करेंगे, या इसे हड़प्पा काल कहते हैं। हड़प्पा काल बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि 30 प्रश्न करने हैं, एक लंबा सिलेबस है। तो सैंधव या हड़प्पा काल, फिर इसके बाद हम लोग वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल जिसमें चारों वेदों की बात होगी, उपनिषदों की बात होगी, ब्राह्मण ग्रंथों की बात होगी। तो वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, सातवाहन, गुप्त काल, राजपूत काल और दक्षिण भारत से संबंधित कुछ राजवंश, जिसमें पांड्य वंश और चोल वंश और साथ में चालुक्य। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक हैं। अब इसमें कला पक्ष भी आएगा, जिसमें धर्म भी आएगा। तो धर्म में अगर बातें की जाए तो इस पार्ट में जो धर्म की बातें होंगी, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। तो ये महत्वपूर्ण धर्म होंगे। कला पक्ष में स्तूप, और मंदिर, प्रमुख जो स्तूप है और प्रमुख जो मंदिर है, उनके निर्माता कौन है, मंदिरों की शैली आदि। ठीक। मध्यकाल में इतिहास में जो पूछा जाएगा, मध्यकाल में 2 काल हैं। मध्यकाल में एक तो सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल में जिन लोगों को हम लोग देखेंगे, उसमें ऐबक, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी की बातों के साथ ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और लोधी काल। ठीक। मुगल काल में जिनकी बातें होंगी, उसमें अकबर, पहले तो बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। मुगल काल में जिनकी बातें होंगी, उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनकी बातें होंगी। अब इस काल से संबंधित जो कला पक्ष है, जो स्थापत्य पक्ष है, तो इनका स्थापत्य कला,
स्थापत्य कला, जो इस समय जो मस्जिदें बनी, जो मकबरे बने, उनकी बातें भी महत्वपूर्ण है इस कालखंड में। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आधुनिक काल आधुनिक काल आधुनिक काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन आगमन ब्रिटिश कंपनी का विस्तार, ब्रिटिश कंपनी का विस्तार, कंपनी का विस्तार जिसमें विभिन्न गवर्नर जनरलों की बातें होंगी। फिर ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक नीति, यानी अंग्रेजों की आर्थिक नीति। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की बात होगी, जिसमें 1857 विद्रोह से इसको हम लोग शुरू करेंगे। 1857 विद्रोह या 1857 स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद की जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो घटनाएं हैं, जिसमें 1857 विद्रोह के बाद कुछ आदिवासी विद्रोह, जिसमें जो आदिवासियों के जो संथाल विद्रोह है, जैसे हुल विद्रोह है, या जो इधर आपके मुंडा विद्रोह है, भील विद्रोह है, तो इन विद्रोहों, प्रमुख जो विद्रोह हैं, उन विद्रोहों की बात के साथ फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले जिन राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई थी, उनका संक्षेप में हम लोग वर्णन करते हुए फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिसमें गोखले होंगे, तिलक होंगे, बिपिन चंद्र पाल हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, तिलक आदि की बातें। फिर गांधी जी से संबंधित जो आंदोलन है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इनकी बातें करते हुए हम लोग 1947 तक पहुंचेंगे और स्वतंत्रता संग्राम, भारत को स्वतंत्र करा दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो इतिहास से संबंधित आपका सिलेबस है। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इतिहास का है इस सिलेबस में। फिर दूसरा जो सिलेबस का टॉपिक है वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीति और शासन, भारतीय राजनीति और शासन, भारतीय राजनीति और शासन, भारतीय राजनीति और शासन। इसमें मुख्य रूप से संविधान, इसमें मुख्य रूप से प्रमुख जो पार्ट है वो संविधान है। संविधान में सरकार के अंगों की भी बात होगी, जो 3 अंग है मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो द स्पिरिट ऑफ लॉ में जो सत्ता के 3 अंग बताए गए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उनकी बात इस संविधान के माध्यम से ही हो जाएगी। फिर तीसरा टॉपिक जो है भारतीय संविधान में जो हम लोग पढ़ेंगे, एक तो संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान संघीय है कि एकात्मक है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, तो ये सारी विशेषताओं में आ जाएगा। फिर भारतीय संविधान में क्या चीज़ कहाँ से, किस संविधान से ली गई है, वो भी इन विशेषताओं में ही आ जाएगा। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के जो भाग हैं और अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, तो इसकी बात हम लोग कर लेंगे। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, तो उन अनुच्छेदों की बात करेंगे। 1 से लेकर 52 तक तो महत्वपूर्ण है ही, 1 से 51 तक तो महत्वपूर्ण है। 51 के बाद जैसे जो संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राज्य विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उनकी बात, CAG की बात, नियम तक महालेखा परीक्षा की बात, और फिर न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित फिर जो संविधान संशोधन की बात है,
तो संविधान संशोधन को भी हम लोग देखेंगे और महत्वपूर्ण जो संशोधन अब तक हुए हैं तो उन महत्वपूर्ण संशोधनों को भी संविधान में देखा जाएगा। तो इतनी चीज़ें हम लोग संविधान में देखेंगे। फिर तीसरा पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो अधिकांशतः करंट से संबंधित प्रश्न होंगे, उसको हम लोग समसामयिक घटनाओं में देखेंगे। कुछ जो फंडामेंटल चीज़ें होंगी भारतीय अर्थव्यवस्था की उन चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे, लेकिन अधिकांश चीज़ें जो भारतीय अर्थव्यवस्था की होगी उसको समसामयिक घटनाओं से ही देखा जाएगा, समसामयिक घटनाओं में ही देखा जाएगा। फिर सामान्य विज्ञान। तो जो लोग विज्ञान के प्रतियोगी हैं उनको तो बहुत इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो विज्ञान के प्रतियोगी नहीं हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जो अधिकांश प्रश्न होते हैं वो जीव विज्ञान से होते हैं, तो जीव विज्ञान को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान में जो प्रकाश वाला टॉपिक है, जो विद्युत वाला चुंबक वाला जो टॉपिक है, जो पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक है, तो उन टॉपिक को हम लोग देखेंगे। रसायन में जो विभिन्न रासायनिक सूत्र हैं, जो रासायनिक तत्व हैं, उनकी बातें, उनके फार्मूलों को देखा जाएगा। और फिर जीव विज्ञान को हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देखेंगे। इसके बाद समसामयिक घटनाएं, इसके बाद समसामयिक घटनाएं। यहाँ से समसामयिक घटनाओं से मेरा जहाँ तक अनुमान है कि 4 से 5 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। 4 से 5 प्रश्न समसामयिक घटनाओं से रहेंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग, जो तार्किक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न होंगे, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, और साथ में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ग्रामर। तो वहाँ से 2-2, 3-3 प्रश्न होंगे। 2-3 प्रश्न हिंदी से, 2-3 प्रश्न अंग्रेजी से हो सकते हैं। रीजनिंग से 2-3 प्रश्न होंगे, 4-5 प्रश्न समसामयिक घटनाओं से, यानी कुल 10 प्रश्न इन टॉपिक से होंगे। 20 प्रश्न जो होंगे वो अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों को डिस्कस किया उसमें 5 से 7 प्रश्न इतिहास से होंगे, 5 से 6 प्रश्न आपके संविधान और शासन व्यवस्था से होंगे, और जो समसामयिक घटनाओं में जो 4-5 प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 1-2 प्रश्न अर्थव्यवस्था से होंगे। उसके बाद जो सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में 4 प्रश्न, 3-4 प्रश्न सामान्य विज्ञान से हो सकते हैं। तो ये जो 30 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा का जो 30 प्रश्न है उसका ये सिलेबस है। तो इसको हम लोग क्रम से इतिहास से शुरू करेंगे और क्रम से एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए प्रयास ये करेंगे कि 2-2.5 महीने में इस पूरे टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर लें। ठीक। मुख्य परीक्षा का जो पेपर है आपका वो पूर्णतया सब्जेक्टिव है। उसमें 20 प्रश्न होने हैं। 10 प्रश्न 8 नंबर के होंगे, 125 शब्द लिखना होगा, और 10 प्रश्न 12 नंबर के होंगे, जो कि 200 प्रश्न, 200 शब्द, अधिकतम 200 शब्द में आपको उत्तर देना होगा। तो वहाँ आपसे आपके विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो विषय को तो आप पढ़िए ही, लेकिन साथ साथ जो मानविकी विषयों से इतर विषयों के प्रतियोगी हैं वो इस 30 प्रश्नों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ कोई दिक्कत हो। और इस 30 प्रश्न पर मैं बल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ लीड लेने की आपकी संभावना ज़्यादा है। यहाँ आप 4-5 प्रश्न विषय में अगर आप 5-6 प्रश्न लीड लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तब वो लीड मिलेगी। यहाँ आपको उससे आधी मेहनत में यहाँ आपको 5-6 प्रश्न की लीड मिल जाएगी। ठीक। तो हम लोग कल से भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है उससे शुरू करेंगे, हड़प्पा काल से शुरू करेंगे। ठीक। तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग कल हड़प्पा काल को प्रयास ये करेंगे कि एक दिन में एक टॉपिक हो जाए। ठीक। क्योंकि बहुत डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग, प्रयास मैं अपने को थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहूँगा, करने का प्रयास करूँगा कि विषय में बहुत डीपली ना जाऊँ।
जो प्रश्न आते हैं उनके इर्द गिर्द ही हम लोग डिस्कशन करें, और साथ में जो टॉपिक हो जाएगा 1-2 टॉपिक या 2-3 टॉपिक के बाद हम लोग उससे संबंधित प्रश्न को भी करेंगे। ठीक।